आज हम सीएससी के नए प्रोजेक्ट कल्चर सर्वे के बारे में विशेष से चर्चा करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भारत के ग्रामीण सांस्कृतिक मानचित्रण पर एक राष्ट्रीय मिशन स्टार्ट किया है, जिसका नाम मेरा गांव मेरी धरोहर का नाम दिया है, जिसे हम कल्चर सर्वे कहेंगे। और उस सर्वे का काम सीएससी को दिया है और हमें हर एक गांव में जाकर गांव के लोगों को मिलकर यह सर्वे को पूरा करना है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि कल्चर सर्वे क्या है और किस तरह से सर्वे करें। तो सबसे पहले हम कल्चर का अर्थ समझेंगे। कल्चर यानी कि संस्कृति। संस्कृति एक शब्द है जो मानव समाजों में पाए जाने वाले सामाजिक व्यवहार और मानदंडों के साथ साथ इन समूहों में व्यक्तियों के ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, रीति रिवाजों, क्षमताओं और आदतों को शामिल करता है। हमें ग्रामीण स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं को निम्नलिखित मुद्दों पर संस्कृति यानी कल्चर सर्वे करना है। बिलीफ्स यानी कि मान्यताएं, ट्रेडिशनल फूड्स यानी कि पारंपरिक खाद्य, ट्रेडिशनल ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स यानी कि पारंपरिक पोशाक और आभूषण, हेरिटेज प्लेसेस यानी कि विरासत स्थल, फेस्टिवल्स एंड फेयर्स यानी कि त्योहार और मेले, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स यानी कि पारंपरिक कला और शिल्प, फेमस पर्सनैलिटीज यानी कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रोमिनेंट आर्टिस्ट्स यानी कि प्रमुख कलाकार। ऊपर के इन विषयों पर हमें कल्चर सर्वे यानी कि गांव का सांस्कृतिक सर्वे करना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बिलीफ यानी कि मान्यता के बारे में समझेंगे। मान्यता सिद्धांतों या सिद्धांतों का एक समूह है जो एक साथ एक धर्म, दर्शन या नैतिक संहिता का आधार बनता है। एक विश्वास प्रणाली में परस्पर सहायक विश्वासों का एक समूह शामिल होता है। ऐसी किसी भी प्रणाली की मान्यताएं धार्मिक, दार्शनिक, वैचारिक या इनमें से एक संयोजन हो सकती है। यह रीति रिवाजों, आदर्शों, अनुष्ठानों, धार्मिक प्रथाओं और पूजा के विभिन्न तरीकों को संदर्भित करता है। ये रीति रिवाज जीवन चक्र से भी संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि जन्म, यौवन, मासिक धर्म, विवाह, मृत्यु आदि जैसी प्रमुख घटनाओं से संबंधित। उदाहरण के तौर पर देखें तो गुंडियाली में लोगों की कई दिलचस्प पारंपरिक मान्यताएं हैं और वे पारंपरिक प्रथाओं का पूरी लगन से पालन करते हैं। रावल पीर के लिए पवित्र मंदिर है जिसे सेठ सुंदर जी और जेठा शिव जी द्वारा संवत 1876 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि रावल 14वीं शताब्दी में अपनी मां के हाथ की हथेली में छाले से पैदा हुए थे। ने जखाओं में कई मुस्लिम मिशनरियों को नष्ट करने के लिए एक नाम प्राप्त किया, जिन्होंने दिनोदर पहाड़ियों पर धुरामनाथ के भक्तों को परेशान किया। वह बाद में गुंडियाली आया, फिर डेरज नामक एक दल राजपूत के कब्जे में और राठौरों के खिलाफ उसकी मदद की। अब वहाँ मान्यता ऐसी है कि साल में एक बार कई मुसलमान और हिंदू आते हैं, मन्नतें लगाते हैं और मंदिर के चारों ओर लगे पत्थर घोड़ों के गले में फूलों की माला लटकाते हैं। इस तरह हमें गांव में जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जैन देरासर है, उसके साथ जुड़ी हुई मान्यता को सर्वे में शामिल कर लेना है और हमें वह धार्मिक जगह पर जाकर उस जगह का फोटो खींच लेना है और 30 सेकंड का वीडियो भी ले सकते हैं, जिसे हमें सर्वे में अपलोड करना है। गांव में विभिन्न धार्मिक मान्यताओं में हिंदू धर्म, इस्लाम और जैन धर्म शामिल है। दूसरी उदाहरण देखें तो गुड़धना सगाई। गुड़धना गुजरात के लिए अद्वितीय एक सगाई समारोह है। हालांकि शब्द का शाब्दिक अर्थ है धनिया के बीज और गुड़। ये स्पष्ट है कि इन वस्तुओं को दूल्हे के स्थान पर होने वाले कार्यक्रम में वितरित किया जाता है। दुल्हन का परिवार उपहार और मिठाई के साथ दूल्हे के घर पहुंचता है और फिर युगल अंगूठियों का आदान प्रदान करता है। और एक उदाहरण देखें तो कोलम एक रोजमर्रा की कर्मकांडीय मंजिल कला है जो ज्यादातर तमिलनाडु की हिंदू महिलाओं द्वारा अभ्यास की जाती है। इस फॉर्म का ऐतिहासिक और निवंश विज्ञान की दृष्टि से पारिस्थितिकी और लिंग से संबंध है और गणितीय सटीकता के साथ इसका अभ्यास किया जाता है। तमिल संस्कृति का एक अभिन्न अंग। कोई भी व्यक्ति कोलम कॉपी की किताबें, स्टेंसिल और स्टिकर खरीद सकता है, जो पारंपरिक कोलम का एक त्वरित विकल्प प्रदान करते हैं। कोलम बहौर कम्यून में एक गांव के घर की दहलीज, पांडिचेरी कई बड़े कोलम डिजाइनों से सजी है। इस तरह हमें बिलीफ में गांव की मान्यताएं के बारे में जानना है, लिखना है और उस चीज का फोटो और वीडियो सर्वे में अपलोड करना है। बिलीफ यानी कि मान्यता के एग्जाम्पल आप इस फोटो में देख सकते हो।
इस तरह के फोटो आपको खींचना है और अपलोड करना है। इस तरह हमें गांव के सभी धार्मिक स्थलों एवं मान्यताएं सर्वे में कवर कर लेनी है। अब हम ट्रेडिशनल फूड यानी कि पारंपरिक खुराक के बारे में जानेंगे। पारंपरिक खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ और व्यंजन हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं या जिनका सेवन कई पीढ़ियों से किया जा रहा है। राष्ट्रीय व्यंजन, क्षेत्रीय व्यंजन या स्थानीय व्यंजनों में पारंपरिक खाद्य पदार्थों की ऐतिहासिक मिसाल हो सकती है। कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थों में भौगोलिक संकेत और पारंपरिक विशिष्टताएं होती हैं। उदाहरण, बिरयानी पूरे देश में बनाई जाती है लेकिन क्षेत्र के अनुसार भिन्नताएं होती है। हैदराबादी बिरयानी लखनऊ में मिलने वाली बिरयानी से अलग है। हमें इन सूक्ष्म अंतरों पर ध्यान देना होगा। गांव की स्थानिक खाना बनाने की विधि, प्रथाएं, धार्मिक विधि और वे जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें यूज होने वाली विशेष सामग्री, त्योहार, समारोह और धार्मिक विधि में उसके क्या जुड़ाव है वो हमें सर्वे में कवर करना है। सिंपल के रूप में हम देखें तो केरल राज्य के थालासेरी का प्रसिद्ध रमजान व्यंजन विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से भरपूर है। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। उन्नाक्या, जो पिसे हुए केले, नारियल, अंडे आदि के मिश्रण से बनाया जाता है। नुल्यतत, जो चावल के आटे और मैसूर केले के टुकड़ों से बनाया जाता है। वरियत्तत, जो उबले चावल और केले से बनाया जाता है। कैविशनी, जो सभी उद्देश्य के आटे और अंडे से बनाया जाता है। हिथाल रोटी, जो हल्के चावल और नारियल के दूध से बनाया जाता है। नेमथतजम्मतियत, जो गाय के घी में भुने हुए पतले कटे हुए केले होते हैं। थेंगपथरी, जो पके हुए चावल और नारियल से बना हुआ इलाची पथरी, जो मांस, गेहूं का आटा, प्याज, धनिया पत्ती और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। वट्टप्पम, जो कच्चे चावल, नारियल, खमीर, जीरा, नारियल का दूध, काजू, चीनी आदि से बनाया जाता है। इस तरह हमें गांव के पारंपरिक खाद्य को सर्वे में कवर करना है। अलग-अलग स्टेट के पारंपरिक खाद्य के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हमें गांव के मुताबिक वहां के लोगों से पूछकर डिटेल भरनी है और उस पारंपरिक खाद्य का फोटो और 30 सेकंड का वीडियो भी लेके सर्वे में अपडेट करना है। अब हम ट्रेडिशनल ड्रेस और ऑर्नामेंट यानी कि पारंपरिक पोशाक और आभूषण के बारे में जानेंगे। पारंपरिक पोशाक और आभूषण यानी योग्य समूहों को पहचानने के लिए पारंपरिक पोशाक, वस्त्र, गहने और सहायक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वाक्यांश, पारंपरिक पोशाक या पोशाक अक्सर जातीय, क्षेत्रीय और लोक पोशाक के साथ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, कच्छ की एम्ब्रॉयडरी, भारत में कच्छक कृषि का एक कला हस्तशिल्प और कपड़ा हस्तशिल्प। अब हम इस सिंपल के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम गुजरात के कच्छ क्षेत्र के पारंपरिक गहने और पोशाक का सिंपल आपको दिखाएंगे। जैसे कि कच्छ की एम्ब्रॉयडरी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले के आदिवासी समुदायों की एक हस्तशिल्प और वस्त्र हस्ताक्षर कला परंपरा है। इस शिल्प कार्य से जुड़े रबारी, गरासिया जाट और मुतवा के आदिवासी उप समूहों के आधार पर कई हाथ की कढ़ाई वाली जातीय शैलियां विकसित हुई हैं। हम जिस गांव में सर्वे के लिए गए हैं वहां के लोगों का मुख्य पारंपरिक पोशाक और आभूषण क्या है ये भी लिखना है और उनके फोटो भी खींचना है और 30 सेकंड का एक छोटा वीडियो क्लिप भी बनाना है। इस स्लाइड में हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फोटो आपको दिखा रहे हैं जो आपके सामने है, जिसमें उनके पारंपरिक पोशाक और आभूषण दिख रहे हैं। बस हमें गांव के लोगों को पूछकर सारी डिटेल भरनी है। हेरिटेज यानी कि विरासत के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हम हेरिटेज के ऑप्शन में ले सकते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से निर्मित विरासत, कोई भी संरचना, निर्माण या स्मारक, परिदृश्य, कोई ट्यूमुलस या इंटरमेंट की जगह या कोई गुफा, रॉक मूर्तिकला, शिलालेख या मोनोलिथ जो ऐतिहासिक, पुरातत्व या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम 100 वर्ष से अस्तित्व में है। जैसे कि निर्मित विरासत में पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक स्मारक, वास्तुकला, पूजा स्थल और कब्रिस्तान, स्मारक, छतरिया, कारखाने और बाड़, घर, बावड़ी, कुंड, किला संरचनाएं, कोस मीनार, पारंपरिक वास्तुशिल्प तत्व, पवित्र उपवन और अन्य प्राकृतिक विरासत स्थल आदि शामिल है। वो सारी चीजें हेरिटेज के ऑप्शन में हम ले सकते हैं। बस इतना ख्याल रखना है
कि वो सारी चीजें 100 साल या उसके ऊपर के सालों से अस्तित्व में हो। इस तरह हमें हेरिटेज साइट का विजिट करना है और उसके भी फोटो और 30 सेकंड का छोटा वीडियो क्लिप बनाना है और अपलोड का करना है। अगर गांव में ऐसी कोई चीज नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दे। हेरिटेज विरासत में कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि किस तरह की चीजें हेरिटेज के ऑप्शन में आएगी। गांव के लोगों से पूछकर सही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर आपको सर्वे के दौरान ऐसी चीजें ध्यान पे आए तो जरूर से लोगों से पूछें। अब नेक्स्ट सर्वे का ऑप्शन फेस्टिवल और फेयर यानी त्योहार और मेले के बारे में है, जिसे हम विस्तार से समझेंगे कि त्योहारों की विशेषता उनके सांस्कृतिक या धार्मिक संगों से होती है, जो आमतौर पर स्मरणोत्सव होते हैं और कभी कभी मंडली, दिवाली, रमजान, छठ, पोंगल, होली ऐसे त्योहारों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। ये त्योहार धार्मिक, सामाजिक या भौगोलिक समूहों से संबंधित होने का एहसास देते हैं। वे आमतौर पर परंपराओं के एक विशेष सेट से जुड़े होते हैं और लोगों के लिए मनोरंजन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए होली का त्योहार भारत में हिंदू वसंत त्योहार रंगों के साथ खेलने की परंपरा से जुड़ा है। ये सब हमारे त्योहार के बारे में है। आगे अब मेलों के बारे में जानते हैं। अगर हम मेले की परिभाषा की बात करें तो मेले को सामान्य अर्थों में विभिन्न मनोरंजन या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लोगों के जमावड़े के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में पुष्कर का मेला एक मेला है। बार बार होने वाली हाट, साप्ताहिक, मासिक आदि को भी नोट किया जा सकता है। इस तरह गांव के लोगों से पूछकर हमें उनके गांव के त्योहार और मेलों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। त्योहार और मेले के इस सर्वे के ऑप्शन में भी फोटो और वीडियो क्लिप अपडेट करने का ऑप्शन है, तो आप गांव के लोगों के पास पड़े हुए त्योहार और मेलों के फोटो और वीडियो क्लिप लेकर अपलोड कर सकते हैं। एक वीडियो में हम त्योहार और मेलों के बारे में गुजरात राज्य के कच्छ जिले का सैंपल देखेंगे। तो मेलों के बारे में हम देखें तो गुजरात के कच्छ जिले में हर साल रण उत्सव मनाया जाता है। ये एक सफेद रंग के संगीत, नृत्य, प्रकृति सौंदर्य का एक कार्निवल है, जहां आप तंबू शहर की विलासिता और बहुत कुछ का अनुभव कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन दर्शन करने से झिलमिलाते परिदृश्य के दृश्य दिखाई देते हैं। इस तरह से हम त्योहार की बात करें तो गुंडियाली गांव में लगभग 20 परिवार हैं, जो टेराकोटा शिल्प का अभ्यास करते हैं। सभी परिवार एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हैं और मुस्लिम समुदाय के हैं। वहाँ इस्लामिक अनुष्ठान और त्योहार जैसे आयोजन होते हैं, जहाँ गुंडियाली शिल्प समुदाय आमतौर पर गुंडियाली में मौजूद मस्जिदों में उत्सव के लिए इकट्ठा होता है। कुछ कारीगर भी अपने शिल्प अभ्यास को उसी के साथ संरेखित करते हैं, जैसे कि रमजान के महीने के दौरान कारीगर मिट्टी के बर्तनों के नियमित कार्यों से छुट्टी लेते हैं या कम करते हैं और उपवास पर जाते हैं, ताकि वे शारीरिक रूप से थका देने वाले कार्यों को कम कर सके। दिवाली, नवरात्रि और होली जैसे त्योहार ऐसे समय के रूप में मनाए जाते हैं जब कारीगरों के पास एक अच्छा अवसर होता है, क्योंकि बाजार में दियों और बर्तनों की मांग तब अधिक होती है। हम त्योहार और मेलों के बारे में गांव के लोगों से क्या पूछे जिससे हमें सही जानकारी प्राप्त हो सके? पहला सवाल, गांव के मेलों, त्योहारों और समारोहों का नाम और विवरण। दूसरा सवाल, उत्सव में कौन भाग लेता है? तीसरा सवाल, उत्सव का आयोजन कौन करता है? चौथा सवाल, इस अवसर के लिए तैयार किया गया कोई विशिष्ट व्यंजन? पांचवा सवाल, यदि संभव हो तो गांव के प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ संक्षिप्त इंटरव्यू वीडियो ले। नेक्स्ट स्लाइड में उदाहरण के तौर पर आपको हमारे गांव में मनाए जाने वाले थोड़े त्योहार और मेलों के फोटोज आपको देखने को मिलेंगे। अब हम पारंपरिक कला और शिल्प के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर हम पारंपरिक कला के बारे में जाने तो प्रदर्शन कलाएं कला रूपों को संदर्भित करती हैं, जहां कलाकार कलात्मक अभिव्यक्ति के उपकरण के रूप में अपनी आवाज, शरीर, साथ ही निर्जीव वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इसमें संगीत, रंगमंच, नृत्य और कठपुतली जैसे सभी कला रूपों को शामिल किया गया है। इसमें कबड्डी, जल्लीकट्टू, सिलंबम आदि जैसे पारंपरिक खेल भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह हम पारंपरिक शिल्प के बारे में जाने तो दृश्य और भौतिक कलाएं, मूर्तिकला, नक्काशी, पेंटिंग, डिजाइन,
वस्त्र, धातु का काम, खिलौना बनाने, फोटोग्राफी और फिल्म जैसी कलाओं को संदर्भित करती है। इस क्षेत्र में कलाकृति और इसके निर्माण, इसके अर्थ और उपयोग, सौंदर्य मूल्यांकन एवं कलाकारों की रचनात्मक यात्रा और आंदोलनों के इतिहास का पता लगाया जाता है। अब हम वीडियो में आगे पारंपरिक कला और शिल्प के बारे में केरल के मूजिकुलम गांव की पारंपरिक कला और सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक माना जाता है और प्राचीन संस्कृत रंगमंच से नाटकों का उपयोग करने वाला एकमात्र जीवित कला रूप माना जाता है। कुटियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्राप्त है। कुटियाट्टम थिएटर संस्कृत क्लासिकिज्म और केरल की स्थानीय परंपराओं के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। परंपरागत रूप से कुटियाट्टम चाक्यारो केरल हिंदुओं की एक उपजाति और नांग्यारम्मा अंबालावासी नाम्बियार जाति की महिलाएं द्वारा ज्यादातर मंदिर परिसर के भीतर किया जाता था, लेकिन में समकालीन समय में ये सभी समुदायों के लोगों द्वारा किया गया है। कथकली केरल के विश्व के सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। यह नृत्य नाटक, अनुष्ठान और संगीत का संयोजन है। यह एक धार्मिक नृत्य है। यह रामायण और शैव परंपराओं की कहानियों से प्रेरणा लेता है। कथकली पारंपरिक रूप से लड़कों और पुरुषों द्वारा की जाती है। पापियर माचे कथकली नर्तक विभिन्न प्रकार के मुखौटे, विस्तृत टोपी और लंबे काले बाल पहनते हैं जो केरल की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। सभी कथकली मास्क पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि वे कागज और गोंद से बने होते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर नेक्स्ट स्लाइड में पारंपरिक कला और शिल्प के थोड़े फोटोज को देखेंगे। हमें गांव के लोगों से ये सब डिटेल लेनी है और फोटो और वीडियो क्लिप बनाकर अपलोड करना है। अब वीडियो के इस भाग में हम फेमस पर्सनालिटी यानी कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व हम गांव में उसे कह सकते हैं जिसका प्रसिद्ध और प्रमुख व्यक्तित्व हो, जिसमें हम गांव के उत्कृष्ट पुरुषों और महिलाओं को शामिल कर सकते हैं जो समुदाय के इतिहास और विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। जो किसी विशेष क्षेत्र में उनके योगदान के माध्यम से वे अपने ग्राम समुदाय के भीतर और बाहर पहचाने जाते हैं और अपने गांव की पहचान के प्रतीक बन जाते हैं। वे कलाकार, नर्तक, संगीतकार, कलाकार, मास्टर शिल्पकार, सामुदायिक नेता, पर्यावरणविद, राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार विजेता, युद्ध नायक आदि हो सकते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो हम गांव में इस प्रकार की कैटेगरी वाले पुरुष और महिलाओं को हम फेमस पर्सनालिटी के ऑप्शन में ले सकते हैं। उनके भी फोटोग्राफ और वीडियो मिल सके तो जरूर अपलोड करना है। अब आगे के वीडियो में हम उत्तराखंड के रामपुर विलेज की सुदेशा देवी का उदाहरण देखेंगे। उत्तराखंड के रामपुर गांव के पहले चिपको आंदोलन के कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविद में से एक सुदेशा देवी अभी भी टिहरी जिले की हेनवाल घाटी में सक्रिय है, जो अब बीज बचाओ आंदोलन पर चिपको के दिग्गजों के साथ काम कर रही हैं। चिपको शुरू में उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ियों के कई गांवों में फैल गया क्योंकि लोगों ने सामूहिक रूप से पेड़ों को काटने वालों को भगाने के लिए पेड़ों को गले लगाया। यह तब राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और अन्य राज्यों के माध्यम से वन संरक्षण अभियान के रूप में फैल गया। जब रामपुर, जिस गांव में उसकी शादी हुई थी, वो अपने गांव से सटे जंगलों में ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की कटाई के खिलाफ एक महिला संघर्ष की जरूरत पड़ी तो सुदेशा को दो बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वह अपने जैसी अन्य युवतियों के साथ रात में जंगलों में चली जाती और पेड़ों के बीच खड़े रहती और गाना सुनाती थी और अपनी सामूहिक ताकत को कम करने के लिए शक्तिशाली ठेकेदारों द्वारा नियोजित सशस्त्र पुरुषों के डर के सामने झुक ना जाए, इसके लिए वो भोजन के टुकड़ों को साझा करती थी। इस तरह की स्टोरी आप सर्वे में कवर कर सकते हैं। तो हम गांव में फेमस पर्सनालिटी यानी प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें? अगर गांव के लोग के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति गांव में है तो पहले सवाल में लोगों से उन प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम पूछे। दूसरा, उनका संक्षिप्त व्यक्तिगत विवरण और योगदान पूछे और साथ में वर्ष अवधि भी पूछे कि वो कब से इस कार्य में जुड़े हैं। तीसरा, उनसे जुड़ी दंत कथाएं।
एवं कहानियां की जानकारी प्राप्त करें। चौथा, उनसे संबंधित व्यक्ति या परिवार यदि वे उपस्थित हो तो उनसे मिलकर उनकी डिटेल ले। पांचवा, उन नायकों से जुड़ी कोई भी दृश्य श्रव्य रिकॉर्डिंग। फिर छवियां, दस्तावेज इतिहास को प्राप्त करें। छठा और आखिरी में यदि संभव हो तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ संक्षिप्त इंटरव्यू वीडियो कैप्चर करें। इन सब बातों को ध्यान पे रखकर हम गांव में फेमस पर्सनालिटी यानी प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से सर्वे में लिख सकते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोमिनेंट आर्टिस्ट यानी प्रमुख कलाकार के बारे में जानेंगे। प्रमुख कलाकार के रूप में हम ऐसे कलाकार के बारे में सर्वे करेंगे जो कलाकार, शिल्पकार, लेखक और मास्टर शिल्पकार किसी विशेष कला और शिल्प के निर्माण, प्रदर्शन या प्रदर्शन से संबंधित गतिविधि में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए हम प्रदर्शन कला जैसे संगीत, रंगमंच, नृत्य और कठपुतली, कहानी सुनाना, पारंपरिक खेल और दृश्य और भौतिक कला जैसे मूर्तिकला, नक्काशी, पेंटिंग, डिजाइन, कपड़ा, धातु का काम, खिलौना बनाना आदि के क्षेत्र में कलाकार एवं साहित्य, फोटोग्राफी और फिल्म से जुड़े हुए कलाकार को भी हम प्रमुख कलाकार सर्वे के ऑप्शन में ले सकते हैं। इस प्रोमिनेंट आर्टिस्ट यानी प्रमुख कलाकार का सर्वे कल्चर सर्वे में इसलिए शामिल किया है कि संस्कृति मंत्रालय कलाकारों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर विकसित करना चाहता है ताकि वे अपनी कला शिल्प श्रेणी से संबंधित किसी भी आगामी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की योजनाओं से लाभान्वित हो सके। इस तरह हमें संस्कृति मंत्रालय का कल्चर सर्वे का सही उद्देश्य भी देखने को मिलता है, तो गांव में जाए और सही जानकारी प्राप्त करके ही सर्वे करें, ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। तो हम गांव में प्रोमिनेंट आर्टिस्ट यानी प्रमुख कलाकार के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें? अगर गांव के लोग के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति गांव में है तो पहले सवाल में लोगों से उन प्रमुख कलाकार व्यक्ति का नाम पूछे। दूसरा, उनका संपर्क विवरण ले। तीसरा, उनका संक्षिप्त व्यक्तिगत विवरण और योगदान पूछे और साथ में वर्ष अवधि भी पूछे कि वो कब से इस कार्य में जुड़े हुए हैं। चौथा, उनसे जुड़ी दंतकथाएं और कहानियों के बारे में जाने। पांचवा, उनसे संबंधित व्यक्ति या परिवार यदि वे उपस्थित हो तो उनसे मिले। छठा और आखिरी में उन नायकों से जुड़ी कोई भी दृश्य श्रव्य रिकॉर्डिंग। फिर छवियां, दस्तावेज इतिहास को प्राप्त करें। इन सब बातों को ध्यान पे रखकर हम गांव में प्रोमिनेंट आर्टिस्ट यानी प्रमुख कलाकार व्यक्ति के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक सही तरह से सर्वे को पूर्ण कर सकते हैं। गांव का कल्चर सर्वे यानी कि गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण कैसे करें, उसके लिए हम स्टेप वाइज प्रोसेस देखेंगे। सर्वेक्षक, अधिकारी या VLE को गांव के डेटा संग्रह के लिए जाने से पहले गांव की संस्कृति के बारे में कुछ सामान्य जानकारी के साथ खुद को परिचित करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें अधिक स्पष्टता के साथ प्रश्न पूछने के लिए कुछ संदर्भ देगा। उससे हमें पता चलेगा और हम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का डेटा प्राप्त कर सकेंगे। जिस गांव का कल्चर सर्वे करना है उस गांव के लोगों की सूची बनाएं, जिनका हम इंटरव्यू कर सकते हैं, ताकि उस गांव की संस्कृति पर गुणवत्तापूर्ण जानकारी एकत्र की जा सके। वे सरपंच, शिक्षकों, गांव के बुजुर्गों आदि से भी पूछ सकते हैं जो इस विषय पर जानकारी देने में सक्षम होंगे। यदि आप एक सूची नहीं बना सकते हैं तो स्नोबॉल नमूनाकरण विधि का उपयोग करें। एक रिलेवेंट व्यक्ति यानी कि उन सब से संबंधित व्यक्ति को ढूंढें और उन्हें दूसरों के संपर्क में रखने के लिए कहें जो उन्हें लगता है कि आपके अध्ययन के लिए उपयोगी होगा। इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें अनुरोध करें कि वे अभिलेखीय सामग्री जैसे कि गांव की प्रासंगिक तस्वीरें, गांव के बारे में किताबें, ग्रंथ, कुछ भी जो गांव के बारे में हमारे ज्ञान को जोड़ सकते हैं वो चीजें लेके आए। एक बार गांव में जब सर्वेक्षक सरपंच, ग्राम प्रतिनिधि ग्रामीणों से मिलता है तो उसे संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NCM मेरा गांव मेरी धरोहर के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इससे स्थानीय सामुदायिक इंटरव्यू देने वालों को अपने गांव के बारे में अधिक बोलने में आसानी होगी।
सामग्री और रसद के मामले में यह बातचीत का सबसे आसान रूप है। यह डेटा संग्रहकर्ता, अधिकारियों, वीएलआई द्वारा प्रश्नावली के आधार पर एक आकस्मिक बातचीत, एक ग्रामीण के साथ आमने सामने की बातचीत से लेकर अधिक संरचित समूह चर्चा तक हो सकता है। इसके लिए केवल नोट्स और या वॉइस रिकॉर्डर द्वारा सुनना, भाग लेना और रिकॉर्ड करना आवश्यक है। आपको लिंग और उम्र जैसे पक्षपात मुद्दों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग दूसरे लोगों के सामने बोलने को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह वीडियो में बताए गए सारे विषयों को कल्चर सर्वे में कवर कर लेना है और गांव के लोगों से मिलकर कल्चर सर्वे की जानकारी देनी है और फिर कल्चर सर्वे के लिए उन लोगों से एक सटीक जानकारी प्राप्त करनी है एवं सर्वे में कवर सभी जगहों पर विजिट करना है, सारी डिटेल लेनी है और उन सभी डिटेल्स को और साथ में खींचे गए फोटोग्राफ्स और 30 सेकंड के वीडियो भी अपलोड करना है। ये सारी डिटेल हमें ऑफलाइन भी अपने पास रखनी है, क्योंकि कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तब भी हम फिर से डिटेल को अपडेट या अपलोड कर सके। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।